Thus, the COH bond is formed due to interaction from where? From backside. उसी को हम लोग कहते हैं जैसे हर सिग्मा बॉन्ड का चेक हर सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है CS बॉन्ड अगर है if there is a sigma bond sigma BMO there should be what sigma star which is vacant जो हाइपर कॉन्जुगेशन में सिखाया था मैंने वो यहाँ पे कमेंट करना है the COH bond is formed due to interaction of non-bonding highest occupied molecular orbital of OH minus with sigma star anti-bonding LUMO lowest unoccupied molecular orbital of CCl bond. This interaction is possible only in backside attack. Next है लिविंग ग्रुप के बारे में बता दिया था न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दिया था सॉल्वेंट के बारे में आई गेस डिस्कशन थोड़ा सा लिखा था सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है देखिएगा नेक्स्ट है पीएस के सारे पॉइंट मेंशन करना है इसमें डिस्कस कर तो चुका था लेकिन एक बार देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएस इन SN2 देखिए सबसे पहला पॉइंट पीएस how many bonds are visible there are 5 bonds are visible 2 bonds are partial with leaving group and nucleophile the 3 CH bonds
और ना ट्राइगोनल प्लेन separated with an angle of 120 degree. Second, hybridization of carbon in TS is sp2. Next point, in TS वाफर टेस्ट कैसा रहा? हेलो, हाँ सर। टेस्ट कैसा रहा? अच्छा। आवाज नहीं आती है आपकी आजकल। हेलो, टेस्ट कैसा रहा? इजी था सर। बिल्कुल, टेस्ट कैसा रहा? सर SN1 SN2 का इजी आया था। और दूसरा चैप्टर? हाँ सर, वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पढ़ के रिवाइज करके गए थे इंट्रोडक्शन? हाँ। बताओ सारे फैक्टर KMnO4 के। एसिडिक मीडियम में 5 हाँ, और बेसिक में 2। नहीं, कैसे रिवाइज किया था बताओ, कैसे मान लो? और फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 मीडियम था ही नहीं, 3 मीडियम था। एक कंपैरिजन है। सिद्धांत सेशन में हो? हाँ सर। देखो गलत बात है बेटा। देखो आज मैंने 7 o'clock ज्वाइन करने के लिए कहा है तो कितने कम ज्वाइन किए। कल से वही टाइम, सेम टाइम में ज्वाइन करिएगा। 7:30 से ज्वाइन करिएगा। 42 का स्ट्रेंथ हुआ करता है, 42 का 32 है। अब हर एक बच्चे को पूछना नहीं चाहिए ना, बताइए। वेरी बैड। आप लोग अच्छे हैं और सब टाइम पे ज्वाइन कर लिए, ठीक है। वो सारे इनका 2-2 लॉग इन है, उसके बाद 32 हो रहा है। इससे बेटर है वही रहने दीजिए। नहीं, आप जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन्होंने ये साफ चमकता है कि हमको इम्पोर्टेंस समझ में आती है क्लास की। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो अगर भूल गए हैं, भूल के भी अगर क्लास ज्वाइन नहीं किया तो उनकी गलती है। और काम ही क्या आपके पास पढ़ने के अलावा 3 सब्जेक्ट यही तो पढ़ रहे हैं। उसमें अगर बातें याद नहीं है तो गलत इंप्रेशन जाता है, साफ दिखता है। याद ही नहीं होगा किसी को, मतलब पढ़ी नहीं है क्लास की, सर ने कहा था तो ज्वाइन कर लेते हैं। कल से 7:30 ज्वाइन करिए, वही टाइम ही रखिए। जो शेड्यूल मिली है वही फॉलो करिए।
सारे पॉइंट्स याद करिए। और एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कंपैरिजन वो जो आपको समझाया था मैंने। टीएस का कंपैरिजन किसके साथ, SN1 के कार्बोकेटाइन के साथ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। कार्बोकेटाइन या टीएस इन टीएस इन ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 एंड कार्बोकेटाइन इन SN1। टीएस क्या बनाया था मैंने, सी पे क्या था, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, यही था। ये 3 बॉन्ड थे। कार्बोकेटाइन में भी प्लस चार्ज थे। दोनों लोब्स क्या है, इक्वल। यहाँ भी दोनों लोब्स क्या है, बोथ p lobes are equal in size। एक मिनट थोड़ा और समझा देते हैं। जो मैंने लास्ट में समझाया था बेसिकली वही सी बात है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, सो लिविंग ग्रुप किससे अटैच होगा, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से अटैच होगा। So we are drawing that only, and the nucleophile is going to attack on this lobe, उसी को हम लोग सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अटैक कर रहे हैं उस पर। ड्यू टू अटैक व्हाट विल हैपन, one lobe becomes smaller because the bond break हो रही है, and one lobe becomes larger। ये होता है। तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करके दिखाने के लिए ये डायग्राम आपको समझ लेनी है। कार्बन पर अटैक करनी है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू अदर 3 बॉन्ड्स प्रेजेंटिंग लाइक दिस। इसी को हमने क्या ड्रॉ किया था, डॉट 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 लिविंग ग्रुप, डॉट 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 न्यूक्लियोफाइल, और ये 3 बॉन्ड ड्रॉ किए थे। और फाइनली क्या मिला था, टीएस प्रोडक्ट मिल गया था। और फाइनली द प्रोडक्ट इज फॉर्म which is it seems like what, इस साइड से क्या आया, न्यूक्लियोफाइल, और साथ में क्या फॉर्म हो गया, लिविंग ग्रुप।
और थोड़ा क्लैरिटी के साथ, ये लिविंग ग्रुप, ये ऐसा बॉन्ड, और फाइनली सर आयुष मोहित मीटिंग रूम, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। हाँ बोलो। आयुष मोहित मीटिंग रूम, आयुष, आयुष मीटिंग रूम में है सर। ओ प्लस एल माइनस। ऊपर का सिचुएशन आपको ऑर्बिटल डायग्राम सिखा रहा था, दिखा रहा हूँ। सी पे क्या दिख रही है? This one. So this nucleophile attacking on the back side is nucleophile attacking on the CH sigma bond, antibonding CH sigma star antibonding. लोगों को पता ही नहीं था, तो अभी लग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब लोगों को याद नहीं था। लेट्स कीप ऑन द टाइम, वो आदत भी वही टाइम है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बैक साइड से, फॉर्म हो गया। कहाँ पे अटैक कर रहा है? लोब पे अटैक कर रहा है। तो टीएस हैविंग व्हाट इज दिस ऑर्बिटल? अगर मैं पूछूं ये कौन सी ऑर्बिटल है? sp3। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? टू इक्वल साइज लोब्स, किसकी होती है वो? पी ऑर्बिटल की। और पी ऑर्बिटल अगर प्योर पी ऑर्बिटल होगा तो मिक्स नहीं, प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल। और फाइनली फिर से क्या बन गया? sp3 बन गया। यही कॉन्सेप्ट है। SN2 में nucleophile will attack from backside, forming a TS transition state, and finally the product. How it is approaching? It is approaching from the backside, giving inversion in the molecule. अगर वो पैरा सेंटर हुआ तो TS में कितने बॉन्ड्स हैं? टोटल 5 बॉन्ड्स हैं, लेकिन 2 बॉन्ड्स किससे अटैच्ड हैं? nucleophile and living group are partially attached with what? Orbitals. They are partially overlapping with p orbitals. देखा जाए तो ये क्या है आपका? TS, TS, in TS, nucleophile and living group are having partial overlaps with 2 lobes of pure p orbitals. एक और कमेंट कर सकते हैं आप, in TS the other 3 CH bonds are formed by 3 sp2 hybridized orbitals of carbon.
तो पहले sp3 थी हाइब्रिडाइजेशन, पहले क्या थी हाइब्रिडाइजेशन, sp3, बाद में क्या हो गई sp2, फिर बाद में क्या हो गया sp3। इट इज सिमिलर टू, आप देख सकते हैं अमाइल इन्वर्जन, अमाइल इन्वर्जन में भी सेम होता था। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने अलाइल सबस्ट्रेट लिया होता है, देखो ऑब्वियस बात है, अगर मैं अलाइल कटायन बनाऊंगा तो अलाइल सबस्ट्रेट लिया होगा। अलाइल कटायन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर कटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो डेफिनेटली जो अलाइल सबस्ट्रेट होगी वो SN1 दिखाएगा। इफ आई टॉक अबाउट अलाइल सबस्ट्रेट हियर, यहाँ लिखता हूँ अलाइल, बीच में लिखता हूँ अलाइल सबस्ट्रेट। यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, क्या रहेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप। व्हाट इज हैपनिंग हियर, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रही है अलाइल कटायन में, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहाँ मिल रही है, अलाइल सबस्ट्रेट के TS में। तो दिस कैन शो TS is stabilized जहां पे लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, वहां पे क्या अल्फा, बगल में क्या है बीटा, ड्यू टू बीटा अनसैचुरेशन। बीटा पे क्या है, अनसैचुरेशन है। यहाँ भी कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड ड्यू टू व्हाट, बीटा अनसैचुरेशन। सेम अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेंजीन के लिए, तो बेंजाइल केटाइन इज व्हाट, स्टेबल। तो बेंजाइल TS इज आल्सो व्हाट, सिद्धांत हो। हाँ सर। हाँ, सिमिलरली इफ आई टेक such kind of substrate CH3 or CH2L, carbocation is what, resonance stabilized, definitely if I take here also, so this TS is also what, stabilized due to lone pair। अब सब में ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, सब में आपने क्या देखा, SN2 के TS में पाई बॉन्ड होने के कारण स्टेबिलाईजेशन मिली, तो अलाइल भी SN2 दिखाएगा। बेंजाइल से भी स्टेबिलिटी मिलेगी बिकॉज यहाँ भी रेजोनेंस होगा TS के साथ, लोन पे रेजोनेंस शो करेगा। पार्शियल ओवरलैप लिखा है, इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग दोनों पार्शियल ओवरलैप कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, पी और पी ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, जैसे ये पी ऑर्बिटल क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर वेकेंट पी ऑर्बिटल, यहाँ वेकेंट है। एक और एग्जांपल लास्ट, दूसरा एग्जांपल किया था मैंने, CH3NH, this same
इसमें ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगी, एन का स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा या ओ का स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा? एन का डेफिनेटली। ये हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ भी कटायन की स्टेबिलिटी क्या मिलेगी? ज्यादा। what you are observing in all the examples, TS is stabilized due to resonance effect, due to resonance effect. तो this, ये जो मॉलिक्यूल है ये भी SN1, ये सभी क्या देंगे? सभी क्या दे सकते हैं? कैन गिव SN1, कैन गिव SN2। SN2 क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उनका TS स्टेबलाइज हो रहा है पाई बॉन्ड के कारण। SN1 क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इंटरनल इंटरमीडिएट स्टेबल बन रही है कटायन के कारण, कटायन फॉर्मेशन के कारण। इट मींस such substrates can give SN1 and SN2 both। और जब आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्टेरिक इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है, तो SN2 का रेट ज्यादा होता है। बट SN1 का रेट कब ज्यादा होता है? जब 3 डिग्री करते हैं, बस 3 डिग्री कटायन ज्यादा स्टेबल होती है। बट ये सारे सबस्ट्रेट ऐसे हैं जो SN1 SN2 दोनों दे सकते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि SN1 होगा या SN2 होगा? तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर ले लेंगे तो SN2 हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वीक ले लेंगे तो SN1 हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे तो SN1 फेवर करने लग जाएंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे तो SN2 फेवर करने लग जाएंगे। वही सब पॉइंट दिमाग में लाने हैं समझने के लिए। अब एक लास्ट में लिख रहा हूं, बताना सोच के, CH2 प्लस NO2 ये स्टेबल है क्या? हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल है। बट यहाँ पे हम अगर मैं लिखूं, गौर करना, CH2, श्रेयस समझना अच्छे से, श्रेयस हो हाँ सर। बताओ, NO2 लगा दिया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? सोच के बताइए। NO2 लगा दिया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? इनका आंसर आप आराम से दे सकते हैं आंसर। किससे मैच कराएंगे, कैसे पता करेंगे? कौन सा पॉइंट से जो रिकॉल करने से हमारा आंसर आ जाएगा? उस पे वो ज्यादा डेल्टा प्लस लाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर नहीं, वो तो TS की बात नहीं कर रहे ना, TS की स्टेबिलिटी पूछ रहा हूँ। इनका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं आंसर। देखिए, फ्री रेडिकल याद है, फ्री रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय, नोटबुक में लिखिए, डोनेटिंग ग्रुप एंड विथड्रॉइंग ग्रुप बोथ, क्योंकि वो न्यूट्रल होती है। तो TS में कार्बन के पास क्या चार्ज है? न्यूट्रल है। हेलो, तो होमोलिटिकली ब्रेक होकर भी क्या हो सकता है? रेजोनेंस कर सकता है। समझ रहे हैं? इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अलग होती है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में होती है, लेकिन ये सिंपल ध्यान रख सकते हैं कि विथड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप TS को स्टेबलाइज, सॉरी TS को स्टेबलाइज करेंगे इन केस ऑफ TS,
बट विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज नहीं करेंगे कार्बोकेटाइन। इसका मतलब इफ आई टेक अ मॉलिक्यूल लाइक दिस, अगर ऐसा ले लो तो ये SN1 नहीं देगा, पर SN2 देगा। और सबसे आसान तरीका वो याद रहता भी नहीं लोगों को, सबसे आसान तरीका वही है कि NO2 कार्बन पे डेल्टा प्लस क्रिएट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को बुलाते हैं अपनी तरफ, तो रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। नोट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर, फ्री रेडिकल्स कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय प्लस R and minus R both, but carbocations can be stabilized only by plus R and not by what, minus R. ग्रुप, जो ग्रुप होते हैं समझ में आया पूरा ये सर वो कंपैरिजन। -R से कैसे होगा? रेडिकल का स्टेबिलिटी कैसे होता है, मैंने साथ से रिकॉल करो, रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे होती है। इफ आई पुट डॉट और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो होमोलिटिक फ्यूजन होती है। हाँ होमोलिटिक फ्यूजन से क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगी। ओ पे डॉट, चार्ज तो है नहीं, तो चार्ज कम ज्यादा की बात ही नहीं कर दी है। बात समझ में आई। हाँ लेकिन कटायन की स्टेबिलिटी विड्रॉइंग ग्रुप से नहीं हो सकती है। प्लस को अपनी तरफ कैसे करेगा, ओ पे प्लस आएगा मतलब क्या हो गया, ओ डेफिशिएंट हो गया, ओ डेफिशिएंट हो गया, ऊपर से प्लस भी आ गया, ये तो बहुत ही खराब हुआ। दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। So cations are always stabilized by what, plus R effect. The radicals can be stabilized by both, दोनों से स्टेबलाइज हो सकते हैं। डन। ये पूरी कंपैरिजन दिमाग में सेट करिए अच्छे से कि अगर बीटा पोजीशन पे क्या हो, अनसैचुरेशन हो, बीटा पे क्या दिख रही है आपको, बीटा कार्बन हैज डबल बॉन्ड ना, बीटा कार्बन हैज डबल बॉन्ड। डबल का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेशन। यहाँ भी देखिए बीटा का, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन क्या है, अनसैचुरेशन। ये अल्फा है, बीटा है, बीटा पे क्या है, लोन पेयर, अल्फा है बीटा है, बीटा पे क्या है, लोन पेयर। SN1 भी होगा, SN2 भी होगा, बिकॉज सच काइंड ऑफ सबस्ट्रेट्स जो कटायन मिलेगी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ऑल आर व्हाट, बोलो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, so they are stable cation. And these all are what, resonance stabilized TS। रेस्ट दिमाग में सेट होगा पूरा अच्छे से। हाँ सर। अब इसी में तो स्टेरिक हिंड्रेंस कर दोगे तो SN1 फेवर हो जाएगी, है ना। अब 1 डिग्री, सभी 1 डिग्री है ना, देखो जो भी बनाया मैंने सभी 1 डिग्री है, और सभी 1 डिग्री के स्पेशल केसेस हैं क्योंकि सभी कटायन क्या स्टेबल है। और 1 डिग्री को आप 2 डिग्री बना दो, देन व्हाट विल हैपन, स्टेरिक हिंड्रेंस विल कम। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आ जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये सब सारे पढ़ाए थे आपको, कमेंट भी किए हुए हैं यहाँ पे।
और मैं यहाँ पे अब अच्छे से हर एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ जो ऊपर मैंने समझाया। देखिए 1 डिग्री अलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब वही लिविंग ग्रुप की बात कर रहा है, समझ गए। व्हाट इज 1 डिग्री अलाइल? CH2 डबल बॉन्ड CH2 X ले लेंगे बस हाइड्रोजन की लिविंग ग्रुप की जगह पे। X ले लेंगे मतलब वो लिविंग ग्रुप ही है। फेवर्स आप सबस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, अलाइल सबस्ट्रेट लिख देता हूँ आपको L। या रुकिए रहने दीजिए हाइड्रोजन। फेवर्स SN2 रिएक्शन कौन सॉल्वेंट में? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विथ कैसे न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट देखिए SN1 इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विथ कैसा न्यूक्लियोफाइल? वीकर न्यूक्लियोफाइल। क्यों SN1 फेवर करेगा? बिकॉज बोलो दे फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन। सर बोलो सिद्धांत मीटिंग रूम में। सारे पॉइंट्स याद हो गए। अलाइल एंड बेंजाइल फेवर SN2 in polar protic solvent, polar aprotic solvent stronger nucleophile. Alyl and benzyl favors SN1 in polar protic solvent with weaker nucleus because they form stable carbocation. सर बोलो सर SN1 में तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल चलेगा ना? अगर स्ट्रॉन्गर ले लेंगे तो SN1 होने नहीं देगा ना, वो डायरेक्टली अटैक कर देगा। SN1 involving how many steps? 2 steps. And one step is what? Formation of carbocation. मतलब nucleophile will wait for the formation of carbocation. वो वेट वही करेंगे जो वीकर होंगे, जो स्ट्रॉन्गर होंगे वो डायरेक्टली अटैक कर देंगे कार्बन पे। बिकॉज जब आप कार्बन सर RX SN2 हो जाएगा। SN2 हो जाएगा। समझ गए सब लोग? यस सर। हाँ ये यही समझने वाली बात है। 2 डिग्री अल्काइल 2 डिग्री अलाइल हैलाइड कैन अंडरगो both SN1 and SN2 सेम लॉजिक से। 2 डिग्री and 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड्स SN1 due to steric factors
और फेवर्स ले सकते हैं, फेवर्स SN1 only due to steric factors. तो एक एग्जांपल है, देखिए PH3Cl, PH3Cl का स्ट्रक्चर कैसा होगा, C पे Cl, C पे 3 PH, आपने इसमें CH3CH2OH सॉल्वेंट डाल दिया, कंपाउंड बन जाता है PH3CO CH2CH3। कैसे बनता होगा रिएक्शन, दिस विल स्प्लिट इनटू व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। पीएच का मतलब क्या था, 3 बेंजीन रिंग, रेजोनेंस स्टेबलाइजर। इस पर अटैक कौन कर रहा है, तो लोन पर विल अटैक, किस साइड से अटैक करेंगे, दोनों साइड से अटैक करेंगे। इस केस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली PH3CO दिस O पे प्लस चार्ज आया, इस कंपाउंड को कहते हैं ट्रिटाइल हैलाइड, ऐसे नाम हो गया कॉमन नेम। ट्राइफिनाइल मिथाइल हैलाइड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ट्राइफिनाइल मिथाइल हैलाइड, ट्रिटाइल क्लोराइड शॉर्ट फॉर्म, कॉमन नेम जैसा कुछ। यहाँ पे क्या निकला, Cl निकला लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, और फाइनली द प्रोडक्ट इज व्हाट्स PH3CO CH2CH3। सर इसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी SN1 ही दिखाया मैंने। हाँ देखा ना, 2.3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड फेवर SN1 ओनली, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर आ जाएगी ना, तो अटैक करना क्या होगा, बोलो, कार्बन फ्री नहीं रहेगा तो अटैक करना क्या होगा, मुश्किल। जनरली SN2 नहीं दिखाएंगे, SN1 से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, स्ट्रॉन्गर ले लेंगे तब। तो सबके कॉम्बिनेशन से बेसिकली रिजल्ट लिखा जाता है। अगर आप SN2 का ऑर्डर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे SN2 के ऑर्डर में 3 डिग्री, 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग, 2 बीटा ब्रांचिंग है, यहाँ पे लिखते हैं इसको याद रखने के लिए, 1 डिग्री विथ 2 बीटा ब्रांचिंग, ये अल्फा ये बीटा, ये जो सभी हैं ये सभी SN2 नहीं दिखाते, ये दोनों SN2 नहीं शो करेंगे, रेयरली शो कराएंगे, दिस कैन शो रेयरली, तो कुछ ऑप्शन नहीं होते। लेकिन टर्शियरी हैलाइड विल नेवर शो SN2 because of steric factor only. अब यहाँ देख ही रहे हैं कि कैसा एरो लिखा है हमने यहाँ पे, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बहुत ज्यादा कम एंट्री है। अब मैं कमेंट कर क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करिएगा। पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड favors SN1 and SN2 both, एक्सप्लेन करिए। पैरा नाइट्रोफिनाइल या नाइट्रो बेंजाइल favors
SN2 over SN1. Explain. Third, RO CH2Cl and RNH CH2Cl जो ऊपर पढ़ा है मैंने वही लिख दिया, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा। फेवर्स SN1 and SN2 both. Explain. बताइए, फर्स्ट का रीजन क्या है, सेकंड का रीजन क्या है, थर्ड का रीजन क्या है? फर्स्ट वाला वो बेंजाइल जैसा ही हो जाएगा और उसमें एडिशनल प्लस आर भी लगेगा। वेरी गुड। फर्स्ट वाला बेंजाइल जैसा हो जाएगा, बेंजाइल ही है ना वो। तो बेंजाइल का हमने टीएस बना के दिखाया था बेटा ऊपर, आपको दिखाया कि नहीं बताइए? कौन सा बेंजाइल है इसमें? ये कौन सा है? अलाइन। ये कौन सा सबस्ट्रेट है? बेंजाइल। तो बेंजाइल के पैरा पे आप क्या लगा देंगे? ओएमई। ओएमई क्या शो करेगा? प्लस आर इफेक्ट। तो टीएस की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ भी कटायन बना दोगे तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यू शुड राइट द एक्सप्लेनेशन ऑन योर ओन। दोनों का बनाएंगे आप स्ट्रक्चर अलग अलग, कटायन टीएस बनाएंगे और कटायन बनाएंगे, दोनों में लिख देंगे। सिमिलरली अगर मैं NO2 लगा दूं, NO2 लगाने से क्या होगा? टीएस, इसका टीएस तो स्टेबल होगा और कटायन स्टेबल होगा क्या? कटायन स्टेबल होगा, प्लस चार्ज विल बी नॉट स्टेबल बाय माइनस आर इफेक्ट। क्लियर है? हेलो, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ यही सब डिफिकल्टी वाली पार्ट थी बेटा। देखो अभी 40 हो गया अटेंडेंस। देखिए अभी 40 हो गया आपका अटेंडेंस। नॉर्मली टाइम रहने देते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये पार्ट हम लोग समझ गए। और थर्ड वाला पार्ट हमने कौन सा दिया आपको? लास्ट वाला, ये दोनों दिया ना लास्ट वाला, CH3 और CH2, वही दिया मैंने आपको लास्ट को। ये क्वेश्चन दिया है कि बोथ SN1 SN2 होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में स्टेबलाइजेशन मिल रही है, किसको? कटायन को भी मिल रही है और टीएस को भी मिल रही है। यहाँ तक क्लियर है? ये सब समझाया था। हाँ ये समझाई भी समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या था कि हमने H2O का न्यूक्लियोफाइल लिया। अब टर्शरी हैलाइड है क्या बताओगे? सर देखो यहाँ पे टर्शरी हैलाइड है क्या? टर्शरी बिल्कुल नहीं है। तो प्लस लाओगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी क्या उसको? नहीं मिलेगी। प्लस लाएंगे तो प्लस लाएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो SN1 का टेंडेंसी बिल्कुल कम हो गया। SN1 जनरली 2 डिग्री 3 डिग्री में होती है, SN2 जनरली 1 डिग्री 2 डिग्री में मिथाइल में होती है। तो रेट काफी कम हो गए। जैसे जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बढ़ाता चला गया, रेट बढ़ते चले गए। तो NH3 न्यूट्रल है, फिर भी क्या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है। I माइनस की साइज बहुत बड़ी है, तो न्यूक्लियोफिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। देखिए आपके सामने है। इस ऑर्डर को समझिए, शायद समझाया भी था लास्ट क्लास में। CH3Cl, CH3Cl क्या है? लीस्ट हिंडर्ड, रिएक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा। बेंजाइल ग्रुप क्या कर रहा है? टीएस को स्टेबलाइज कर रहा है, रिएक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा। आइसोप्रोपाइल क्या हो गई, 2 डिग्री,
स्टेरिक इंटरेस्ट बढ़ गए, रिएक्टिविटी क्या हो गई ज्यादा। ये 1 डिग्री है और क्या मिल रहा है टीएस को स्टेबिलिटी, रेट रिलेटिवली क्या हो गई ज्यादा। ये प्लस आर से स्टेबिलिटी मिल रही है, रेट ज्यादा हो गई। ये क्या कर रहा है माइनस आर माइनस आई, न्यूक्लियोफाइल को भी बुलाएगा और टीएस को स्टेबलाइज करेगा, दो काम कर रहा है ये, तो रेट बहुत ज्यादा हो गई। सर वो ऊपर का ऑर्डर एक बार दिखाई। याद नहीं करना है श्रेयस, तुम याद मत कर लेना पूरा ऑर्डर। नहीं उसमें डाउट है, बोलो। क्या देखना है वो। इसमें अनाइन, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जा रही है ना, H2O क्या है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का न्यूक्लियोसिटी क्या है कम, रेट कम है ना, तो रेट कम होगा तो रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट लेस, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है कम है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ मेजर ऑफ व्हाट, हाउ फास्ट अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। पर जैसे हमने अनायन बनाया F माइनस, थोड़ा बढ़ गया, CH3CO माइनस और बढ़ गया, साइज बढ़ गया, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से न्यूक्लियोसिटी क्या होती है ज्यादा। सब कुछ मेंशन नहीं कर लेते हैं ना हाँ बस। पर NH3 न्यूट्रल होने के बाद भी क्या है अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो NH3 को कभी भी SN1 मत कराइएगा, NH3 से क्या कराना है बोलो। NH3 इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बट stronger nucleophile and hence SN2 कराना है। और जैसे जैसे साइज बढ़ती आ रही है न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा वाई CN माइनस अ गुड न्यूक्लियोफाइल बोलो, कौन बताएगा। ड्यू टू, जो डायग्राम बनाते ही समझ में आ गया होगा। रिलेटिव रेट ऑफ RX, ये क्या था, अलग अलग अल्काइल था और रेट उनको कंपेयर कर रहे हैं। तुमने एक का रेट हमने 1 बोल दिया रिलेटिव रेट, उसके कंपैरिजन में कितना टाइम्स फास्टर है बाकी रिमेनिंग सबस्ट्रेट के साथ। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये समझाया था मैंने आपको क्लास में। पोलर पेरियोडिक सॉल्वेंट अगर लोगे तो न्यूक्लियोसिटी कम कर देगा। और इस स्टेटमेंट से समझा चुके हैं और ये सब क्वेश्चंस कराया था लास्ट क्लास में काफी, है ना। हाँ हेलो, सर। देखो मैं सॉल्वेंट इफेक्ट भी थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ डिटेल्स में थोड़ा। थोड़ा चेंजेस है। द रेट ऑफ, ये आप समझना मुझे बताना मुश्किल है, ये तो जो डिस्कशन चल रहा है रिलेटिवली टफ माना जाता है। ये पॉइंट ऑब्वियस है, ड्यू टू क्या बोलेंगे, ड्यू टू अनायनिक सॉल्वेशन। Correct. The rate of SN2 reaction with anionic nucleophile drastically falls in presence of polar protein solvent because anionic nucleophile is solvated by polar protic solvent.
रिएक्शन लिखना, रिएक्शन थोड़ा टफ माना जाएगा ये। देखिए ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। टीएस कैसा है, दोनों का सॉल्वेशन इफेक्ट है। सेशन 1 में मैंने शेयर किया था, समझाया नहीं था, आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। यहाँ पे 10 और यहाँ पे सीएल पे डेल्टा माइनस, ये टीएस है हमारा। ग्राफ देखोगे अगर, देखना ये ग्राफ है मालूम मेरा, यहाँ पे क्या है, CH3 Cl प्लस OH माइनस, और टीएस में क्या है, किसका सॉल्वेशन अच्छा होगा, टीएस का या सबस्ट्रेट का, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट और रिएजेंट का, OH माइनस का, मतलब रिएक्टेंट्स का। बताइए सोच के। OH माइनस का। OH माइनस का। तो अगर इसकी सॉल्वेशन ज्यादा होगी, समझना, अगर इसकी सॉल्वेशन ज्यादा होगी, इसकी स्टेप जो इसका पोजीशन था वो नीचे आ जाएगा पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में, आएंगे। सॉल्वेशन अगर बढ़ जाएंगे तो स्टेबिलिटी से समझिएगा। देखिए हमने जो रिएक्शन लिखा है, हमने रिएक्टेंट्स लिखा है और टीएस लिखा है। टीएस में चार्ज क्या है, शेयर्ड है, चार्ज दोनों में है, चार्ज यहाँ पे भी है पर चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, और चार्ज इज व्हाट, डिस्पर्स्ड। जितना कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज होगा, जितना स्मॉल साइज होगा, उतनी सॉल्वेशन क्या होती है, इफेक्टिव होती है। सॉल्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 अपॉन r प्लस एंड 1 अपॉन r माइनस। सॉल्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज आल्सो। तो चार्ज डिस्पर्स है यहाँ पे टीएस में, रिएक्टेंट में चार्ज बोलो हाई क्वांटिटी में है। पर दोनों में अगर मैं सॉल्वेंट पूरा प्रोटीन सॉल्वेंट में डाल दूं, व्हाट विल हैपन, इसकी एनर्जी तो कम होगी, टीएस की भी एनर्जी कम होगी, पर ज्यादा एनर्जी किसकी कम होगी, रिएक्टेंट्स की। तो उनका जो गैप होगा वो गैप और बढ़ जाएगा ना। आर यू गेटिंग इट सब लोग, ये बात समझ में आई। हेलो, ये बात समझ में आएगी नहीं, बताइए। So the gap between the reactants and TS increases, the gap between TS and reactants increases in presence of polar protic solvent. अगर गैप बढ़ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देखिए दूसरा टफ स्टेटमेंट, with neutral nucleophile increases in presence of polar protic solvent because the charge on TS is more than the charge on reactants.
अब खुद सोचिए, अगर मैंने पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो टीएस इज मोर सॉल्वेटेड than the reactants. Than the reactants. अब देखो यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, रिएक्शन लिख रहे हैं CH3Cl प्लस NH3। कंपाउंड क्या रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप निकल रहे हैं और एन अटैक करेगा डेफिनेटली। अब टीएस के पास क्या दिख रहा है, चार्ज दिख रहा है टीएस के पास। देखो चार्ज CH3Cl में भी होगा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, पर बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, नेग्लिजिबल डाइपोल मोमेंट होगी उसकी भी, 1 डिग्री हाइलाइट की। अब मुझे बताइए, अगर आप पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, सेम चीज को, तो ये टीएस कहाँ है, इस पोजीशन पे, और रिएक्टेंट में क्या है, CH3Cl प्लस NH3। तो अगर आप सॉल्वेशन करेंगे पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में होगा, तो ये जितनी सॉल्वेटेड होगी उससे बहुत ज्यादा कौन सॉल्वेटेड होगा, टीएस सॉल्वेटेड होगा। श्रेयस, ये बात समझ में आई। हाँ देखो टीएस के पास डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का मतलब क्या हुआ, चार्ज आ गया उस पर। रिएक्टेंट्स क्या थे, ऑलमोस्ट न्यूट्रल थे। देखो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी होगा, CH3Cl में भी होगा, विल राइट दैट कमेंट आल्सो, बट चार्जेस बहुत कम रहेंगे रिएक्टेंट साइड में। जब आप इस ये पूरा सिस्टम को पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में रखोगे, तो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट कैन इजीली सॉल्वेट व्हाट टीएस, बिकॉज चार्ज बहुत ज्यादा है, बट इट कैन नॉट सॉल्वेट इजीली व्हाट रिएक्टेंट्स। तो दोनों स्टेबलाइज होंगे थोड़े थोड़े, लेकिन ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा, टीएस ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे जो गैप क्या लिखोगे, गैप बिटवीन टीएस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा, और रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग से समझिए। CH3Cl पे मान लेते हैं कोई चार्ज नहीं है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं, राइट कमेंट ऑल्सो। OH पे चार्ज है और कॉन्सेंट्रेटेड है, वो साइज छोटा है। TS पे चार्ज है लेकिन चार्ज डिस्पर्स्ड है, दो दो एटम पे डिस्पर्स्ड है। तो जब पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में हम इस पूरे सिस्टम को डाल देंगे, मतलब रिएक्टेंट को टीएस को डाल देंगे पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट हैज द टेंडेंसी टू द सॉल्वेट द चार्जेस। तो जो रिएक्टेंट है उसको भी सॉल्वेट करेगा, जो प्रोडक्ट है जो टीएस है उसको भी सॉल्वेट करेगा, और टीएस की सॉल्वेशन कम होगी बिकॉज चार्जेस क्या है, कम है, डिस्पर्स्ड है। गैप बिटवीन बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन क्या होगी, बोलो, बढ़िया। बढ़ जाएगी। अगर मैंने मान लो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट नहीं लिया, पोलर एप्रोटिक लिया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैन नॉट सॉल्वेट व्हाट अनायन, याद है हाँ सर। पोलर बेटा पढ़ाया है आर्यन, पोलर अच्छा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैनॉट सॉल्वेट अनायंस इफेक्टिवली। OH का भी सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा, अगर OH का सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा तो गैप ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कम ही बढ़ेगी, मतलब नेग्लिजिबल बढ़ेगी, तो रेट आपकी ज्यादा रहेगी। जैसे ही हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ हमारा जो टीएस है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में, बिकॉज उनके पास चार्जेस आ गए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया एक्स एंड वाई लेंथ, ये एक्स लेंथ है, ये वाई लेंथ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई इज लेस देन व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। यहाँ भी एक्स लिख दिया, यहाँ पे वाई लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई इज मोर देन व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। So this is the most important and difficult concept, theoretical concept in what ascent. यहाँ पे वो कमेंट कर लेते हैं, सॉल्वेशन ऑफ 1 डिग्री हैलाइड
इज नेग्लिजिबल, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे हैं, सॉल्वेशन ऑफ 1 डिग्री हैलाइड इज नेग्लिजिबल ड्यू टू negligible due to very less dipole moment. हम लोग अल्फा हैलाइड को कंसीडर कर नहीं रहे, हम लोग न्यूक्लियोफाइल को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 डिग्री हैलाइड क्यों लिया? बिकॉज SN2 इज फेवर्ड इन व्हाट है 1 डिग्री हैलाइड जनरली, 2 डिग्री 3 डिग्री जाएगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ कंक्लूजन डाल देते हैं, the rate of SN2 reaction involving anionic nucleophile rapidly increases in presence of polar aprotic solvent because solvent can't solvent what? Anion. If with a substrate both SN1 SN2 are possible, इतना ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगा। SN2 is favored with concentrated and strong nucleophile in presence of polar aprotic solvent for anionic nucleophile or neutral nucleophile. तो जब दोनों हो रहे हैं SN1 SN2 दोनों हो रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर ले लिया मैंने, SN2 का फेवर करेगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। जब न्यूक्लियोफाइल कैसा हो? अनायनिक हो। किस सॉल्वेंट में फेवर करेगा? जब वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर है सर? हेलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यही सब में मेहनत लगती है सर समझाने में, तो ग्राफ से समझाना पड़ा, बिना ग्राफ बनाए बता नहीं पाएंगे। हाँ देखिए,
ये भी हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी में पढ़ा था। ऑब्वियस है, एसेंटो में किस साइड से अटैक हो रही है? बैक साइड से। तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे? एक ही कंपाउंड मिलेगा, इन्वर्जन मिलेंगे। इन्वर्जन इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन। देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश किया था बच्चों को, व्हाई इट इज नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्जन। बारिश का टाइम भी आप देख रहे हैं, टोटल 4 बॉन्ड्स है, लिविंग ग्रुप है। जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ से, इस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये निकल जाएंगे। तो अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है डाउन, आपको बचाने के लिए, बारिश के लिए। वही अम्ब्रेला क्या हो गया? पलट गया ना, बस लिविंग ग्रुप निकल चुका है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ चुका है। व्हाट इज द शेप ऑफ अम्ब्रेला नाउ? इन्वर्टेड। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अम्ब्रेला गेट्स इन्वर्टेड, इसलिए नाम क्या दे दिया? अम्ब्रेला इन्वर्जन। इस तरह का इन्वर्जन क्या कहलाता है? अम्ब्रेला इन्वर्जन कहलाता है, स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन कहलाता है, वॉल्डन इन्वर्जन कहलाता है। ये जरूरी नहीं कि लिविंग ग्रुप मतलब कार्य सेंटर बने ही, इन्वर्ट हो गया इसलिए उसको बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। और लास्ट पॉइंट, एक कमेंट यहाँ पे, SN2 रिएक्शन इज अ स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर से एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ही बने, जैसे आर का सिर्फ एस बना, दोनों नहीं बना, उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिक, आर का दोनों बन जाता तो स्पेसिफिक नहीं होता। आर का सिर्फ एस बना या आर का सिर्फ आर भी बनता, दैट इज आल्सो व्हाट स्पेसिफिक। सिर्फ एक ही बनता, एक स्टीरियो आइसोमर से एक ही स्टीरियो आइसोमर बनना, दैट इज नोन एज व्हाट? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। कलेक्टिव फॉर्म में आपको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, रियू सिलेक्टिविटी पढ़ा चुका हूं, सब एक साथ लिख पाऊंगा डेफिनेशन के साथ। स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों है? बिकॉज वन स्टीरियो आइसोमर गिव्स ओनली one stereoisomer in a 9 major proportion। इसे सब करा चुके हैं आपको सॉल्विंग के लिए। सब क्वेश्चन किया आप लोगों ने? श्रेयस क्वेश्चन हुआ? हेलो, नहीं सर। तो कर लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व, समझ गए? हाँ सर। कंप्लीट कर लेना सब लोग। और सब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल सब पढ़ाया था आपको। इसमें तो कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ श्रेयस? वो एक I2 का। क्या I2 का? क्यों गलत हुआ वो क्वेश्चन? वो सब गलत करोगे तो फिर क्या फायदा हुआ बताओ? वो सर 2 पार्ट में डिवाइड करके वो वाला, क्या 2 पार्ट में? उसमें रिएक्शन दिया नहीं। हाँ, 2 पार्ट में करना ही था, वही तो क्वेश्चन था पूरे पेपर में श्रेयस। हाँ एडवांस में ही पूछता है, मेंस में ही पूछता है, तो पेपर विल बी इजी। पर एक दो क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़े अच्छे रहेंगे, सो दैट अपने को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन से पहले बना के अपने मार्क्स पक्के कर लो, फिर हम इस पे जाएंगे, टफ क्वेश्चन बनाने के लिए जाएंगे, जो तुमने किया डेफिनेटली। लेकिन वो छूटा, ये गलत है श्रेयस। वो छूटा मतलब तुम्हारा रिडॉक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर कम हो गया, डाउन हो चुका है। समझे कि नहीं बताओ? हाँ सर। एक काम करिए, अभी सब लोग थोड़ा 2 मिनट वेट करिए, सोचिए और क्या क्या SN1 के पॉइंट्स हैं, लेट्स रिकॉल एंड डिस्कस विथ मी। SN1 कितने स्टेप में होती है? मिनिमम 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कार्बोकेटायन? इट कैन थिंक ऑफ व्हाट? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है तो। नहीं होगा तो नहीं करेगा, अगर होगा तो हमेशा करेगा, विद सम एक्सेप्शंस, जहाँ पे नहीं भी हो रहा है तब भी हो रहा है पॉसिबिलिटी। तो कटायन की रीअरेंजमेंट होगी। कटायन की रीअरेंजमेंट से कितने कटायन बनेंगे? एक से ज्यादा कटायन बन जाएंगे।
और हर कटायन पे अटैक हो न्यूक्लियोफाइल, पर मेजर कौन देगा? जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है, दैट विल गिव द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट देंगे, वो फाइनल प्रोडक्ट देंगे बेसिकली, है ना। हाँ और स्टार्टिंग वाली अटैक किस साइड से होगी? बैक साइड से, पर बाद में दोनों साइड से अटैक होगी। तो अगर एक ही कटायन फॉर्म हुआ तो इन्वर्जन इज द मेजर प्रोडक्ट, डिटेंशन इज लेस, डेसिमलाइजेशन होगी। इसको स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं बोलते, बन तो दोनों रहे हैं, इसलिए इसको नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं SN1 को। लेकिन कमेंट जो नोटबुक में भूल के लिखवाया नहीं हूँ, SN1 इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, SN2 इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब कटायन बनने को मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग नहीं हो सकता। स्ट्रांग हो जाएगा तो अटैक करना डायरेक्टली पॉसिबल हो जाएगा, तो SN1 की पॉसिबिलिटी खत्म होगी। रेट किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट स्टेप पे मोलिकुलरिटी कितनी, एक ही है, ऑर्डर भी क्या होगा, 1। सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए विच कैन स्टेबलाइज द कार्बोकटायन। कटायन को स्टेबलाइज करेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अनायन को स्टेबलाइज करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा? इजी होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए? वीक और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चाहिए, है ना। हाँ सर। तो 1 डिग्री हैलाइड में जनरली SN1 नहीं कराने हैं, अगर ब्रांचिंग नहीं है तो, अदरवाइज फिर करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह से SN2 रिकॉल करिएगा, SN2 को रिकॉल कर सकते हैं, SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ाया था क्या? हाँ किसमें होता है? E2 में होता है ना। इवन सीवी में नहीं होता, बिकॉज इवन सीवी में फास्ट स्टेप में H+ निकल जाते हैं। क्लियर है? हाँ सर। SN2 का रेट किया था हमने, कंपेयर करने के लिए SN2 का रेट क्वेश्चन कर लीजिए, ओरली बताते जाइएगा आंसर, या अरेंज द, कंपेयर दी, हाँ कंपेयर दी रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। 1, सबसे पहला CH3Cl, CH3CH2Cl, बल्किनेस बढ़ रही है, हो गया। सेकंड का बताइएगा। देखिए सभी में 1 डिग्री हाईलाइट दे रहा हूँ।
सब ओरली क्वेश्चन होना चाहिए। एक मिनट। फर्स्ट का आंसर क्या होगा बोलो? 1 2 3 4 1 2 3 4 सेकंड का आंसर बताइए। 4 3 क्या अल्फा पे कैसा ग्रुप लगा हुआ है? विड्रॉइंग ग्रुप। अल्फा पे कैसा ग्रुप लगा हुआ है? विड्रॉइंग ग्रुप। ज्यादा विड्रॉइंग कौन है? सी डबल बॉन्ड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। ये क्या शो कर रहा है? ये भी माइनस आई शो करेगा, बट क्या करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ टीएस बढ़ाएगा। दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी इज व्हाट? मोर। थर्ड में ऑलमोस्ट सेम होंगे, बिकॉज डी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट नहीं होगी। डी तो निकल ही नहीं रहा। डी निकल रहा है क्या? डी नहीं निकल रहा है। CH3O क्या शो करेंगे? टीएस की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। माइनस आई, दो दो इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करेंगे और टीएस की स्टेबिलिटी भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस आई ऑफ CH3O इज मोर। ऑब्वियस है, वो तो माइनस आई शो करेंगे। अगर ये श्रेयस इतना भी याद रखो ना, विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस व्हाट? विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस टीएस इन SN2, तब भी काम हो जाता है। मतलब दोनों ग्रुप ना विड्रॉइंग का दोनों ग्रुप। हाँ, मतलब माइनस आई ले लो, माइनस आर ले लो, कोई भी ले लो। जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी स्टेबलाइजेशन क्या होगी? बढ़ती जाएगी। देखो आंसर बोलते जाओ, लिखो मत कुछ अभी। Sir, Wafia is in the waiting room. ने आर यू देयर? यस सर। क्लास कितने में रखी थी? सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? क्लास कब रखे थे हम लोग? क्लास कितने से रखे थे? आज की क्लास कब रखी थी? मैंने कहा था 7 o'clock ना क्लास। 7:30 यस सर। 7:30 तो ऑफिशियल टाइमिंग थी। मैंने रखी कब थी कि अब से इतने बजे क्लास लेंगे? सर 5 याद करेंगे। याद नहीं, 7:30 से रखेंगे, डोंट चेंज। इसका बताइए 9th वाला।
नाइन्थ बताओ। नाइन्थ में सेकंड और थर्ड का सेम ही होगा ना, हाँ, तो 1 इमांशुमर से 2 इक्वल टू 3 4 5। ठीक है। अब एक बार स्लेश ऑर्डर देख लो। इसकी रिएक्टिविटी 2 डिग्री से ज्यादा है बेटा, देखो दिख रहा है। 1 के बाद क्या आंसर आता है? देखो यहाँ पे ये जो अल्काइल है ये 1 डिग्री अल्काइल है, तो 1 डिग्री अल्काइल विथ बीटा ब्रांचिंग, 1 बीटा ब्रांचिंग इज मोर देन 2 डिग्री, ठीक है ना। बट अगर 2 ब्रांचिंग कर लूंगा तो 2 डिग्री से रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे चेक करो, ये 1 डिग्री है ना, ये भी 1 डिग्री है, हाँ, ये 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। दिस इज व्हाट 1 डिग्री विथ 1 बीटा ब्रांचिंग। 1 पे ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे क्या आ गया? ब्रांचिंग आ गया, विथ 1 डिग्री बीटा ब्रांचिंग, 1 डिग्री बीटा ब्रांचिंग, दैट इज मोर देन व्हाट 2। बट 2 ब्रांचिंग कर लोगे तो 2 बीटा 2 डिग्री से क्या होगा? रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो लिटिल टफ हो गया क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूं, देखिए यहाँ पे ऐसा ऐड कर दूं और फिर मैं यहाँ पे एक और लगा दूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? 1। फिर कौन रिएक्टिव है? 4। फिर कौन रिएक्टिव है? 2 इक्वल टू 2 इक्वल 3। टू। फिर कौन रिएक्टिव है? 5। फिर कौन रिएक्टिव है? 6। सो दिस इज अ टफ क्वेश्चन। 10th में देखिए सारे हाइलाइट सेम, सारे सब कुछ सेम रखा है, बस लिविंग ग्रुप चेंज कर दिया। पर लिविंग ग्रुप चेंज कर देंगे तो लिविंग एबिलिटी चेक कर लेंगे, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट की। यहाँ पे क्या चेक करेंगे? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स।
मिक्सेबल का मतलब क्या होगा, दोनों सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाएंगे बेसिकली। H2 का DMS। अब अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्विंग वाले। अगर मैंने यहाँ पे एक कार्य सेंटर ले लिया और लिविंग ग्रुप ले लिया, तो मेरे पास 3 सिचुएशन बन सकते हैं। देखिएगा, जब मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया और 100% वाटर ले लिया, जब हमने न्यूक्लियोफाइल लिया और 100% DMSO ले लिया, और जब हमने न्यूक्लियोफाइल लिया और दोनों 50-50% ले लिया, जब SN1 होगा तो SN1 में क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? अगर मैंने SN1 कराया, मान लो फर्स्ट में वाला SN1 होगा, सेकंड में SN2 फेवर करा रहे हैं मान लो, थर्ड में क्या होगा फेवर? दोनों दोनों फेवर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियोफाइल कैसा है, क्योंकि ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री पे दोनों की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? SN1 प्लस SN2 बोथ। नाउ तो 2 पॉइंट मिलेंगे डेफिनेटली इसमें, एक इन्वर्जन एक रिडक्शन। SN2 में क्या मिलेंगे? 10, है ना? यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर। और SN1 प्लस SN2 दोनों होंगे। यहाँ भी मैं अलग लिख रहा हूँ, थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। SN1 के लिए ये ले लिया फिर से, हाँ सॉल्विंग में ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल सॉल्विंग है तो कंसिडर SN1 में क्या हो रही है? कंप्लीट रेसिमाइजेशन हो रही है, प्लस 10। सब पे क्या लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूमेरिकल सॉल्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, तो मान के चलिए कि रेसिमाइजेशन कंप्लीट लेके चलिए। रेट एक्सप्रेशन SN1 का क्या होता है? रेट ऑफ SN1 क्या होता है? K ऑफ SN1 RL रेस टू व्हाट 1। रेट ऑफ SN2 क्या लिखेंगे? K ऑफ SN2 RL रेस टू 1 न्यूक्लियोफाइल रेस टू 1। बट ओवरऑल रेट क्या होगा फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट? रेट ऑफ SN1 प्लस रेट ऑफ SN2 के SN1 प्लस के SN2 न्यूक्लियोफाइल रेस टू 1, दोनों ऐड कर देंगे इनटू व्हाट? R 10। तो परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ SN1 क्या होगा? सिंपली रेट ऑफ SN1 अपॉन R इंटू 100। क्या कैंसिल हो जाएगी? RL कैंसिल हो जाएगी, सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे? K ऑफ SN1 अपॉन K ऑफ SN1 प्लस SN2 न्यूक्लियोफाइल इंटू 100।
Now, in such situation, assume that percentage SN1 is what? Percentage SN1 is complete racemization. यहाँ पे कमेंट कर देते हैं when solvents are miscible both results are observed. केस 2 लिखिए। फर्स्ट केस क्या था हमारा? मिक्स सॉल्वेंट। केस 2 देखिए, इमिसिबल सॉल्वेंट। एग्जांपल लेते हैं बेंजीन प्लस वाटर। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्वेंट में तुम देखो, यू टेक अल्काइल हैलाइड। मान लो हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया। अल्काइल हैलाइड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, जैसे वाटर हो गया इसमें, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स की पोलैरिटी क्या थी? नेग्लिजिबल डायपोल मोमेंट था। अल्काइल हैलाइड्स are generally soluble in polar protic non-polar solvent. They are generally insoluble in what? Polar protic solvent like water. Therefore, the reaction is difficult. अब खुद सोचो, हमने क्या किया? RX ले लिया और फिर NaX ले लिया मान लो, या NaOH ले लिया। इसको डाल दिया मैंने, इस मिक्सचर को डिप कर दिया हमने, इस सॉल्वेंट में डिप कर दिया, H2O प्लस बेंजीन के सॉल्वेंट में डिप कर दिया। होगा क्या? H2O पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो दोनों लेयर अलग अलग हो जाएंगे। ऊपर H2O रहे, ऊपर बेंजीन रहेगा मान लो, और नीचे वाटर रहेगा मान लो। ये हमारा लेयर ऑफ बेंजीन हो गया, और ये हमारा लेयर ऑफ वाटर हो गया। अब खुद सोचो, अल्काइल हैलाइड्स are soluble in organic solvent. Organic solvents are generally what? Less polar or non-polar. तो आप खुद सोचिए, अल्काइल हैलाइड कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? NaOH प्रेजेंट है।
आपस में रिएक्शन हो पाएगी क्या? बताइए। हमने डिसॉल्व कर दिया दोनों को रिएक्शन कराने के लिए, और H2O में चला गया आयनिक कंपाउंड, दैट इज NaOH। ये क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड। और RH चला गया बेंजीन में, रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इस रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए वी यूज फेस ट्रांसफर कैटालिसिस। समझना क्या मेथड है, आपको आइडिया लग जाएगा। वी यूज टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, द टेट्रा अल्काइल अमोनियम use of phase transfer catalysis. Phase transfer catalysis. What is phase transfer catalysis? It is soluble in polar solvent as well as non-polar solvent. Example is R4N plus X minus. क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा अल्काइल अमोनियम halide. It is soluble in both H2O and benzene. दोनों में सॉल्युबल होती है, बोथ H2O and benzene. क्यों ऐसा सॉल्युबल होता है? बिकॉज R क्या है? बोथ H2O and soluble in H2O due to N plus and X minus part. आयनिक पार्ट है ये, दिस इज आयोनिक पार्ट. इसमें क्यों सॉल्युबल है? ड्यू टू अल्काइल पार्ट. अल्काइल क्या होती है? नॉन पोलर. अल्काइल क्या होता है? नॉन पोलर. बेंजीन भी क्या होती है? बेंजीन क्या है? नॉन पोलर. तो अल्काइल डिसॉल्व इन व्हाट? अल्काइल डिसॉल्व इन नॉन पोलर पार्ट. ये ऐसा मॉलिक्यूल हुआ जो दोनों में सॉल्युबल होता है. देखिए फंक्शन कैसे करता है ये. फंक्शन कैसे करेगा? देखिए ये क्या करता है, देखना. R4N plus X minus हो जाएगा पानी में, इन वाटर, इन H2O लेयर. देखिएगा इन H2O layer, R4N plus X minus combines with NaOH, generating NaX plus R4N plus OH minus. Now in benzene layer, R4N plus OH minus will attack alkyl halide to form ROH, and again generated what? This. And this step is repeated. इसे repeat हो जाएगा. It is soluble in both. So basically दोनों layer में move कर रहा है ये. दोनों layer में move कर रहा है. Since it is moving in both the layer, it is called shuttling effect. The tetraalkyl ammonium hydroxide will enter in the polar solvent, pick the nucleophile OH minus, enter in benzene solvent, drop the nucleophile OH minus in that solvent, and attack of nucleophile on the alkyl halide takes place. Again it will form R4N plus X minus, enter in water. तो ये चलता रहेगा रिएक्शन. सर मेथड समझ में आई बात? हाँ सर. क्या कर रहा है, जब आप RH plus NaOH को मिक्स करोगे
इमिसिबल सॉल्वेंट्स में, तो RX चला जाएगा बेंजीन के पास, NaOH चला जाएगा वाटर के पास, दोनों में इंटरेक्शन ही नहीं होगी। तो हम डाल देते हैं उसमें क्या, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। ये क्या करता है, वाटर में जाता है, NaOH का OH- पिक करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाता है, ड्रॉप करता है, SN2 रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन फिर से फॉर्म हो गया और वो चलता रहेगा। तो शटलिंग इफेक्ट कहते हैं, जब मेडिएटर कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर बस रहे? हेलो, हाँ सर। ठीक है, इतना रखते हैं। कल अपना वही नॉर्मल टाइम रखिएगा 7:30, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये मिक्सर सॉल्वेंट अगर दो तरह से हमने डिस्कशन किया, मिसिबल एंड इमिसिबल, और SN2 में हमने SN2 कराने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, फेस ट्रांसफर कैटलिसिस यूज कर लिया जब हमारे पास दो सॉल्वेंट है। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। एक और कैटलिसिस पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए। Right. सर